नमस्कार। आज हो गया 21 अप्रैल मंगलवार। आज शाम की सभी बड़ी विस्तारित खबरें लेकर एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूं। तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद पर दिल्ली पुलिस ने शिकंजा कस लिया है। वहीं मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के मंत्रिमंडल गठन के बाद पार्टी में विद्रोह होना शुरू हो चुका है। वहीं पालघर मामले को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे पर कानूनी पेच फंसे तो बीजेपी भी एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में चेंद लगाकर सरकार बनाने की तैयारियां कर रही है। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस एक ही वीडियो के अंदर। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को अभी से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब के पास वाला बेल आइकन भी दबा दें। आपके द्वारा इस वीडियो किया गया एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए दोस्तों कंजूसी ना करें, वीडियो को अभी से लाइक है वो जरूर कर दें। दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से जो निकल कर आ रही है तबलीगी जमात के मुखिया मौलाना साद को लेकर। पिछले 28 मार्च से ही मौलाना साद फरार चल रहा है। कभी वो ऑडियो टेप भेज रहा है अपने बिल में छुपकर, कभी वो दिल्ली पुलिस को लेटर लिख रहा है। ऐसे में दिल्ली पुलिस, क्राइम ब्रांच, सीबीआई, ईडी सभी एजेंसियों ने मौलाना साद पर शिकंजा कस लिया है। लेकिन फिलहाल मौलाना साद को गिरफ्तार करने में दिल्ली पुलिस कामयाब नहीं हो पाई है। खबर मिल रही है कि दिल्ली के जाकिर नगर इलाके में मौलाना साद छिपा हुआ है और अब दिल्ली पुलिस जाकिर नगर इलाके के अंदर मौलाना साद को ट्रेस करने की कोशिश कर रही है। ऐसे में जल्द ही मौलाना साद दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आ सकता है। दिल्ली पुलिस ने मौलाना साद के इंटरनेशनल नेटवर्क के जरिए कमाए गए या यूं कहें कि 2000 करोड़ रुपए के काले धन का बड़ा खुलासा किया है। इसके साथ साथ तबलीगी जमात और मौलाना साद की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है। तबलीगी जमात भी अवैध रूप से निर्माण की गई है। 7 मंजिला निर्माण वहां पर किया गया इमारत का, जबकि 2 मंजिला निर्माण की परमिशन मिल रही है। ऐसे में बुलडोजर चलाने की योजना भी प्रशासन चला रहा है। कुल मिलाकर के मौलाना साद जल्द ही दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आने वाला है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने विदेशी जमातियों पर बड़ा एक्शन ले लिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से 66 विदेशी जमाती पिछले दिनों पकड़े गए थे, जिनमें से 54 सहारनपुर में पकड़े गए थे और 12 देवबंद में पकड़े गए थे, उनको इस कोरोना वायरस महामारी के लक्षण को देखते हुए क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया गया था। अब इनका क्वारंटाइन पीरियड कंप्लीट हो रहा है। अब क्वारंटाइन सेंटर से निकल के इनको जेल में डाल दिया गया है और जिस तरह से इनका टूरिस्ट वीजा वगैरह रद्द कर दिया गया है, इनको ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। इसके अलावा भी कई तरह की धाराएं इन पर लगाई गई है। यानी कि यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़े एक्शन इन जमातियों को लेकर लिए हैं, चाहे वो हिंदुस्तान के जमाती हो चाहे वो विदेशी हो। लेकिन फिलहाल आज विदेशी 66 जमातियों को जेल में डालने का मामला सामने आया है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो योगी सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शाहिद सहित 30 लोगों को गिरफ्तार किया है। जी हां दोस्तों, 16 विदेशी जमातियों को इसने सह दी हुई थी। प्रयागराज में 16 विदेशी जमाती थे, जिनमें से 9 थाईलैंड के थे, 7 इंडोनेशिया के थे। अब इनको गिरफ्तार कर लिया गया। टोटल 30 लोग इसमें शामिल थे। यानी कि जो इन जमातियों को, विदेशी जमातियों को रखने वाले हैं, वो जमातियों से भी बड़े जो दरिंदे हैं। ऐसे में उनको भी साथ में अरेस्ट किया गया है। कई तरह की धाराएं उन पर लगाई गई है, रासुका तो उन पर लगाई जाएगी। इसके अलावा जो फॉरेन एक्ट के तहत इन 16 विदेशी जमातियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इनको क्वारंटाइन सेंटर में डाल दिया गया है और जैसे इनका क्वारंटाइन सेंटर का पीरियड कंप्लीट होता है, उसके बाद उठाकर इनको जेल में डाल दिया जाएगा। यानी कि यूपी के अंदर जितने भी मामले आए हैं, उनमें से 65% मामले सिर्फ इन जमातियों के हैं। ऐसे में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने इन तबलीगी जमात के जमातियों पर शिकंजा कसने की ठान ली है और बड़े एक्शन अब यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा दिए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पिछले दिन मुरादाबाद घटना के दौरान स्वास्थ्य विभाग और पुलिस पर जिस तरह से पथराव किया गया था और उसमें कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था, उनमें से 5 पुरुष जो पत्थरबाज हैं वो पॉजिटिव निकले हैं। यानी कि अब जो गिरफ्तार किए हुए लोग थे, उनमें से 5 लोगों में इस कोरोना वायरस महामारी का संक्रमण पाया गया है। ये अपने आप में एक बड़ी खबर है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो राजस्थान की गहलोत सरकार ने रैपिड टेस्ट पर बद्दी राजनीति करना शुरू कर दिया है। जी हां दोस्तों, जिस तरह से आपको याद ही होगा कि 3-4 दिन पहले राहुल गांधी एक टीवी के सामने बैठते हैं, रटे रटाए क्वेश्चन और उनके जवाब देते हैं। ऐसे में वो इस कोरोना वायरस महामारी को लेकर के टेस्ट करो, टेस्ट बढ़ाओ, इस तरह का रट लगाए हुए हैं। और दूसरी तरफ राजस्थान में कांग्रेस की गहलोत सरकार ने
रैपिड टेस्ट को रोक दिया है। जी हां दोस्तों, 17 अप्रैल को रैपिड टेस्ट की शुरुआत राजस्थान में की गई थी इस कोरोना वायरस महामारी के लिए। अब आज 21 अप्रैल को इसे बंद कर दिया गया है। यानी भद्दी राजनीति करने का काम यहां पर राजस्थान की कांग्रेस सरकार कर रही है। आईसीएमआर के नियमों पर ये जो टेस्ट हैं वो नहीं किए गए थे, इसलिए अब अनपढ़ गहलोत सरकार ने बोल दिया कि ये जो रैपिड टेस्ट किए जा रहे हैं इससे कोई फायदा नहीं है, इसमें सारे के सारे नेगेटिव भी आ रहे हैं। जबकि आईसीएमआर की रिपोर्ट के मुताबिक, उनके नियमों के मुताबिक कुछ चुनिंदा क्षेत्रों के अंदर ही रैपिड टेस्ट करने थे। लेकिन अब इस अनपढ़ गहलोत सरकार को कौन समझाए कि रैपिड टेस्ट कहां होने हैं। कुल मिलाकर के अब कांग्रेस ने पहले तो टेस्ट करो जैसी रट लगाई और उसके बाद अब पश्चिमी बंगाल सहित यहाँ राजस्थान के अंदर भी रैपिड टेस्ट बंद करने का काम किया जा रहा है। हालांकि पश्चिमी बंगाल में अभी तक टेस्ट बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन सवाल उठाए गए हैं और राजस्थान की गहलोत सरकार में इसे बंद कर दिया गया है, जबकि हिंदुस्तान के सभी बाकी राज्यों के अंदर रैपिड टेस्ट है वो करवाए जा रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा के आरोपों के अनुसार कांग्रेस का राष्ट्रीय सचिव श्रवण राव दिल्ली के अपने नेताओं के लिए शराब तस्करी करते हुए पकड़ा गया है। जी हाँ दोस्तों, संबित पात्रा ने बड़े आरोप लगाए हैं। स्कॉर्पियो गाड़ी में शराब की पेटियां पकड़ी गई है हरियाणा के अंदर और हरियाणा पुलिस की गिरफ्त में है। इसको लेकर के एफआईआर भी दर्ज हो चुकी है। यानी कि कांग्रेस की इस भद्दी राजनीति कहें या फिर जो शराब की तस्करी के आरोप जिस तरह से कांग्रेस पर लगे हैं, इसने पूरी कांग्रेस पार्टी को एक तरह से पीछे धकेल कर रख दिया है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि विपक्ष को ना समझ है, ना विपक्ष मजबूत है। ये वामपंथी लोग हैं। जहां सरकार एक तरफ शराब को बंद किए हुए है, वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं वो अपने बड़े नेताओं के लिए अच्छी अच्छी शराब की बोतलों की तस्करी कर रहे हैं। उनकी कार में इस तरह से ये जो शराब की बोतलें पाई जाती है, शराब की पेटियां पाई जाती है, तस्करी के मामले इन पर दर्ज हो रहे हैं। यानी कि कांग्रेस ने एक तरह से कांग्रेस का मुंह काला कराने का काम यहाँ पर जो कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव कर रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो पंजाब फिरोजपुर इलाके में प्रशासन की देखरेख में एक गांव के बाहर पहरा दे रहे 2 युवकों को कार सवार लोगों ने गोली मार दी है। जी हां दोस्तों, एक गांव के बाहर प्रशासन की देखरेख के आधार पर जिस तरह से युवक आजकल सभी गांवों के अंदर गांव के बाहर पहरा दे रहे हैं, वहां कल रात को एक कार सवार कुछ लोग आते हैं। वो उन दोनों युवकों से कोई एड्रेस पूछते हैं। वो एड्रेस पूछने के बाद उनको गोली मार देते हैं, जिनमें से एक की डेथ हो गई है और एक गंभीर घायल चल रहा है। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो मध्य प्रदेश शिवराज सरकार में आज छोटा मंत्रिमंडल गठन कर लिया गया। जी हां दोस्तों, मैंने पिछले कई दिनों से आपको बता रहा हूं मैं पिछले 3-4 दिनों से कि किस तरह से मंत्रिमंडल गठन को लेकर के थोड़ी बहुत क्राइसिस भी बीजेपी और सिंधिया खेमे के बीच में चल रहा है, लेकिन इसको लेकर के आज अंतिम फैसला लिया गया। लेकिन छोटा मंत्रिमंडल ही गठन किया गया है और इसमें सिंधिया खेमे के 2 विधायक और जो शिवराज खेमे के तो नहीं बोल सकते, लेकिन बीजेपी के भी 3 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया। टोटल 5 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। ऐसे में बताया जा रहा है कि इनको अभी तक विभाग नहीं सौंपे जाएंगे। जब तक पूर्ण मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं होता है, तब तक इनको सभी विभागों पर नजर रखने के बारे में बोला जाएगा। पहला जो नाम बताता हूं सिंधिया जी का, तुलसी सिलावट, जो इंदौर के सावेर से एमएलए हैं, और दूसरा नाम गोविंद सिंह राजपूत सागर के सुर्खी से हैं, ये एमएलए हैं। ये सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा जो दतिया से एमएलए हैं और कमल पटेल जो हरदा से एमएलए हैं। मीना सिंह महिला उम्मीदवार है, उमरिया जिले के मानपुर से एमएलए हैं। यानी इन 5 को मंत्री पद की शपथ ग्रहण करवा दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के शिवराज सिंह चौहान पर सवाल तो उठ रहे हैं। जिस तरह से सिंधिया खेमे में और शिवराज सिंह खेमे में इस मंत्रिमंडल को लेकर के पूर्ण रूप से सहमति नहीं हुई है, इससे लग रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है और केंद्रीय नेतृत्व के आधार पर ओबीसी, एससी, एसटी, ब्राह्मण, ठाकुर, महिला सभी कैटेगरी के इस पहली मंत्रिमंडल में शामिल कर दिए गए। यानी कि इस मंत्रिमंडल में इन सभी को शामिल है वो कर लिया गया है। जातिगत रूप से केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, आला कमान द्वारा बीजेपी के इस पर अंतिम निर्णय है वो लिया गया है। लेकिन बड़ी बात यह भी है कि शिवराज सिंह चौहान खेमे के एक भी विधायक को इसमें जगह नहीं मिली है, मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली है। कुल मिलाकर के अब शिवराज सिंह चौहान पर क्या
किसी तरह से नाराजगी है आला कमान की, ये भी कई तरह के सवाल है। लेकिन भविष्य में जब पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा तभी कन्फर्म हो पाएगा कि शिवराज सिंह खेमे के कौन कौन से विधायक आते हैं, जबकि सिंधिया खेमे की तरफ से 10 विधायकों को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग की गई है। उनको कितने मंत्रिमंडल मिलते हैं वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन दो विधायकों को मंत्रिमंडल मिल चुका है। ऐसे में 8 और उम्मीदवारों को ज्योतिरादित्य सिंधिया वो मध्य प्रदेश की जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल करना चाहते हैं। लेकिन अंतिम निर्णय पूर्ण रूप से मंत्रिमंडल का विस्तार होगा तभी होगा। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो एनसीपी नेता शरद पवार महाराष्ट्र की पंगु पुलिस के बचाव में उतर गए हैं। जी हां दोस्तों, जिस तरह से पालघर मामले पर पंगु पुलिस ने जो उन साधुओं को जो इस भीड़ के हवाले करने का काम किया, जिस तरह से एक वीडियो सामने आ रही है, वो पेड़ियों से उतर भी रहे हैं, उन सीढ़ियों से उतरते हुए वो साधु पुलिस का हाथ पकड़े हुए हैं और बाद में वो पुलिस वाला अपना हाथ उठा करके उस साधु को भीड़ के हवाले धकेल देता है। यानी कि इस तरह के काम करने वाली महाराष्ट्र पुलिस को जहां थू थू हो रही है पूरे हिंदुस्तान सहित पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह से 3 साधुओं की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, मॉब लिंचिंग का मामला सामने आया महाराष्ट्र के इस पालघर के अंदर, उसको लेकर के अब एनसीपी नेता शरद पवार जो महाराष्ट्र पुलिस जो पंगु पुलिस बोल सकते हैं जिसे, उसके बचाव में उतरे हैं और बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र की पुलिस ने उचित समय पर उचित कदम उठा लिया। यानी कि 16 तारीख का ये मामला है, 19 तारीख के लगभग वीडियो सामने आती हैं, तब दुनिया को पता चलता है कि इस तरह का मामला हो गया है। और ऐसे में एनसीपी नेता शरद पवार दिल्ली जो महाराष्ट्र पुलिस के बचाव में उतरकर बोल रही है कि ये जो 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये एक अच्छा कदम उठाया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के पंगु पुलिस के पक्ष में अब जो शरद पवार है वो उतरते हुए नजर आ रहे हैं। शरद पवार के उतरने का मतलब है कि एनसीपी जो पंगु महाराष्ट्र पुलिस के पक्ष में उतर रही है। उसके साथ साथ जो समय पर कार्रवाई नहीं होती है तो इसको लेकर के जुन्ना अखाड़े सहित कई साधुओं ने उद्धव ठाकरे को कार्रवाई नहीं होने पर महाराष्ट्र में घेरने की चेतावनी दे डाली है। यानी कि 3 मई तक लॉकडाउन है। कई साधुओं ने उद्धव ठाकरे को ये चेतावनी देते हुए कह दिया है कि लॉकडाउन खत्म होने के बाद महाराष्ट्र में हजारों लाखों की संख्या में नागा साधुओं सहित सभी कूच करेंगे और ऐसे में उद्धव सरकार को घेरने की चर्चाएं हैं वो तेज हो रही है। और वहीं कुछ साधुओं ने तो महाराष्ट्र के अंदर उद्धव सरकार को रावण राज तक कह दिया है। ऐसे में कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र पुलिस पर उठ रहे हैं। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे को ML6 दस्ता अभी तक नहीं देने पर शिवसेना के फायर नेता संजय राउत को शायद प्रस्ताव रिजेक्ट होने की भनक लग गई है। जी हां दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया है कि जिस तरह से 10 से 15 दिन के बीच में समय हो गया है जो उद्धव ठाकरे कैबिनेट की तरफ से जो राज्यपाल को प्रस्ताव भेजा गया था ML सदस्यता देने के लिए, लेकिन कुछ कानूनी पेच फंसने के कारण राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने अभी तक अपना अंतिम निर्णय है वो सुरक्षित रखा है। और उस प्रस्ताव पर किसी तरह की सहमति नहीं होने की वजह से राज्यपाल की तरफ से अब जो संजय राउत को लग रहा है कि भगत सिंह कोश्यारी ML6 सदस्यता उद्धव ठाकरे को नहीं देंगे। ऐसे में संजय राउत ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी पर कई तरह के तंज कसने शुरू कर दिए। अगली बड़ी खबर की तरफ बढ़े तो उद्धव ठाकरे के इस्तीफे को लेकर के जिस तरह से कानूनी पेच फंसे हुए हैं उसको लेकर बीजेपी अब महाराष्ट्र की एनसीपी कांग्रेस शिवसेना में सेंध लगाना शुरू कर चुकी है। जी हां दोस्तों, इससे पहले भी नारायण राणे ने बड़े बयान दिए थे कि 35 से ज्यादा विधायक शिवसेना के नाराज चल रहे हैं और अजीत पवार के बारे में कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। अब बताया जा रहा है कि अब ML6 सदस्यता नहीं देने के बाद उद्धव ठाकरे को अपने पद से इस्तीफा देना होगा। इसके बाद पूरी की पूरी जो कैबिनेट है वो बर्खास्त समझी जाएगी और राज्यपाल जब चाहेंगे तब भी उद्धव ठाकरे और उनकी कैबिनेट को शपथ ग्रहण करवाएंगे। 28 मई के बाद निश्चित है कि राज्यपाल यदि देरी करते हैं शपथ ग्रहण में तो बीजेपी को पूरा टाइम मिलेगा। ऐसे में बीजेपी महाविकास अघाड़ी के गठबंधन में सेंध लगा करके खुद सरकार बनाने की कोशिश भी कर सकती है। इस तरह की अटकलें हैं वो तेज हो रही है। राजनीति के ज्ञाताओं का कहना है कि जिस तरह से आरएसएस के इशारे पर शिवसेना के विधायकों में बगावत देखी गई थी, नारायण राणे के बयान को भी देखा जाए तो निश्चित है कि वो भी
शिवसेना से ही निकले हुए नेता हैं और ऐसे में अच्छी तरह से जानते हैं कि शिवसेना में कौन बागी चल रहा है। अजित पवार के नाम पर एनसीपी नेता शरद पवार खुद बयान दे चुके हैं कि इनके जो रुख हैं वो बदले बदले लग रही है। कुल मिलाकर के अब उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी के साथ साथ महाविकास अघाड़ी सत्ता के पर भी संकट के बादल छा गए हैं। इन फ्यूचर 28 मई के बाद बीजेपी निश्चित है महाविकास अघाड़ी की सत्ता में सेंध लगाएगी, कोई ना कोई गेम चेंज के रूप में ये कोई कार्रवाई जरूर करेगी और ऐसे में हो सकता है कि बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बना ले। देवेंद्र फडणवीस दोबारा भी जो मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के बन सकते हैं, दोबारा नहीं बल्कि तिबारा। पहली बार 5 साल लगातार रह चुके हैं, दूसरी बार 60-70 घंटों के मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अब तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बन सकते हैं। इस तरह की अटकलें हैं वो तेज हो रही है और वैसे भी इस पालघर मामले को लेकर के कई तरह के सवाल उद्धव ठाकरे पर उठने शुरू हो गए हैं। पुणे बांद्रा रेलवे स्टेशन के पास जो भीड़ एकत्रित हुई थी उसको लेकर के भी काफी ज्यादा तनातनी महाविकास अघाड़ी की सत्ता में चल रही है। फिलहाल इन सभी खबरों पर आपके क्या विचार, आप अपने विचार में कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो के लिए। अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।